हेलो एवरीवन, आज अपन डिस्कस करेंगे द हिंदू का आर्टिकल नेविगेटिंग द ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन जो टॉपिक है उसके ऊपर। स्टार्टिंग में ऑथर बताते हैं जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक यानी जो रूल बेस्ड इकोनॉमिक कंसेंसस था वो वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज कर रहा है और सेस्मिक शिफ्ट ला रहा है। जैसे कि अपन एग्जांपल देख सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट और चाइना जो है वो एक तरीके से ग्रेट पावर कॉन्फ्लिक्ट पे फंस गए हैं, लॉक्ड हो गए हैं और वो पूरे कार्व आउट कर रहे हैं यानी चेंज कर रहे हैं पूरे डायनामिक्स को जियो इकोनॉमिक इकोसिस्टम के और मैक्सिमाइज कर रहे हैं सेल्फ इंटरेस्ट, अपने लिए ज़्यादा काम कर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, अपना सब अपना अपना सोच रहे हैं, जो कि रीशेप कर रहा है ग्लोबल ट्रेड फ्लोज को। और ये ओपन करता है बहुत रेयर विंडोज ज़्यादा इक्विटेबल वर्ल्ड ऑर्डर के लिए। अगर इसको अच्छे तरीके से उसको यूज़ किया जाए जैसे कंट्री लाइक इंडिया के द्वारा, तो ये एक रेयर विंडो है जो कि वर्ल्ड ऑर्डर पे इक्विटेबिलिटी ला सकता है। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है एनालाइजिंग न्यू इकोनॉमिक पैराडिग्म्स। उसमें बात करते हैं जो पॉपुलिस्ट ऑटोक्रेट्स हैं उसके बारे में बताते हैं कि वो इनेबल कर रहे हैं एक तरीके से जो गॉडियन नॉट है, यानी कि ऐसा इनसेपरेबल पॉलिटिकल और कॉर्पोरेट पावर के बीच में ऐसा इनसेपरेबल चीज़ जो हट नहीं सकता और अनप्रेसिडेंटेड वे पे वो पूरा इम्प्लीकेशन दिखा रहा है सोशल और पॉलिटिकल चीज़ पे। और जो पहले चलता था लेसिस फेयर कैपिटलिज्म, जिसका मतलब होता है जहाँ पे स्टेट का इंटरवेंशन मार्केट में बिल्कुल नामात्र के बराबर होता था, वो इंटरवेन नहीं करते थे स्टेट, लेकिन अब पूरा स्टेट इंटरवेन करता है जहाँ पे गवर्नमेंट जो है पॉपुलिस्ट ऑटोक्रेट्स के द्वारा लीड की जाती है और वो उसमें ज़्यादातर ओलिगोपोलिस और क्रोनी कैपिटलिज्म जैसे जो चलाते हैं। ओलिगोपोलिस यानी कि 4-5 कंट्रियाँ 4-5 कंपनीज होती है, बस उससे ज़्यादा नहीं होती, उन लोग चलाते हैं और ये जो है सर्विस देते हैं, क्योंकि जो ओलिगोपोलिस और क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं वो पॉलिटिशियंस को सपोर्ट करते हैं, इसलिए इन लोग पॉलिसीज जो गवर्नमेंट है वो पॉलिसीज इन लोग के लिए बनाती है और इन लोग को ऊपर चढ़ाना चाहती है। फिर आगे बताते हैं कि जो अभी सर्कमस्क्राइबिंग यानी कि जो नैरो डाउन किया जा रहा है नेशनल इंटरेस्ट को, वो प्लूटोक्रेसिस के कारण हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो हाईजैक हो गया है रिच लोगों के द्वारा, यानी कि कैप्चर हो गया है रिच लोगों के द्वारा और रिच जो अमीर लोग हैं उन्हीं लोग सरकार चला रहे हैं और वो प्रायोरिटाइज कर रहे हैं कॉर्पोरेशंस का, जबकि सिटीजन्स को वो ध्यान नहीं दे रहे हैं और नेशनल पब्लिक एसेट्स वगैरह सब कुछ बेच दे रहे हैं। सेकेंड चीज़ बात करते हैं कि जो क्रोनी कैपिटलिस्ट है यानी पॉलिटिकल फ्रेंडशिप जो है बिजनेसमैन का, उसके बारे में बताते हैं कि वो डिसप्रोपोर्शनल वे पे है और इन्फ्लुएंस कर रहे हैं पॉपुलिस्ट ऑटोक्रेट्स को रूल बनाने के लिए, स्टेट क्राफ्ट के रूल बनाने के लिए और रीसेप कर रहे हैं। और बताते हैं, एग्जांपल देते हैं कि अमेरिका भी कैसे रिकैलिब्रेट कर रहा है अपने, जैसे कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला नारा चलता है, तो उसमें चाहते हैं वो अपने अमेरिका को वापस अच्छा बनाए। और ये एक कोइंसिडेंस नहीं है जहाँ पे अमेरिका जो है वो एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर ताइवान के ऊपर शिफ्ट करने के लिए, चीफ मैन्युफैक्चरिंग यूएस में बनाए, फोर्टिफाई भी कर रखा है उन्होंने सप्लाई लाइंस। जब चाइना ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो है उसको वेपनाइज किया तो उन्होंने सेंट्रल एशिया और अफ्रीका से लाना शुरू कर दिया यूएस ने, और उन्होंने यूएस वालों ने ही फ्यूज़ कर दिया है डिजिटल करेंसी इकोसिस्टम को अपने फॉरेन पॉलिसी से, जहाँ पे जो पाकिस्तान है उसको यूज़ कर रहे हैं, बिटकॉइन वगैरह खरीद रहा पाकिस्तान यूएस से, वहाँ पे वो फॉरेन पॉलिसी बदल रहे हैं अपना। फिर एक्सर्ट कर रहे प्रेशर जो आर्टिक रिम नेशंस है जैसे कि ग्रीनलैंड और कनाडा को ये भी कह दिया कि यूएस का पार्ट हो तुम तो जो आर्टिक रिम है वहाँ पर पे क्या हो रहा है, बर्फ़ यानी कि जो ग्लेशियर्स है वो पिघल रहे हैं, तो वो क्या चाहते हैं यूएस वाले कि उनका डोमिनेशन हो वहाँ पे वो रूट पर पे, इसलिए यहाँ पे ऐसा हो रहा है। फिर आगे बताते हैं जो पॉसिबिलिटी है इमिनेंट बाउंड ऑफ इकोलॉजिकल इंपेरियलिज्म का, यानी कि जो इकोलॉजिकल इंपेरियलिज्म होगा वहाँ पे, यानी कि जब पूरे बर्फ़ पिघल जाएंगे तो वहाँ पे वो चाहते हैं कि इनका इंपेरियलिज्म बने यूएस का। और ये एक्सप्लेन करता है कि अमेरिका क्यों पुश कर रहा है यूरोप को कि वो यूरोप मैनेज कर सके रशिया का वॉर, और इजराइल को पुश कर रहा है यूएस वाले सो दैट वो मैनेज कर सके वेस्ट एशिया को। ये बेसिकली राइट हैंड और लेफ्ट हैंड है यूएस के दोनों, और वो हेल्प कर रहे हैं यूएस को। तो ये जो मायोपिक नोशन है यानी जो शॉर्ट साइटेड नोशन है यूएस का, वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाएगा बताते हैं, और ज़्यादातर ये कॉन्फ्लिक्ट और जेनोसाइड दिलवाएगा बोलते हैं। जो थर्ड चीज़ है उसके बारे में बताते हैं, जो बिग टेक क्लाउड्स कैपिटलिस्ट हैं वो लोग के बारे में बताते हैं, जैसे कि जो गूगल हो गया वो सब के बारे में, iOS हो गया वो सब के बारे में बोलते हैं कि वो अल्टर कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं ग्लोबल इकोनॉमी को, रीसेप कर रहे हैं सिपोहनिंग यानी कि, और वहाँ से प्रॉफिट उठा रहे हैं। यानी कि एक एग्जांपल देता हूँ, जो प्ले स्टोर होता है उससे जो 30% रिवेन्यू जनरेट होता है वो गूगल के पास जाता है, जबकि प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन तो बाकी कंपनीज बनाती है, या यूट्यूब में वीडियोज़ जो होते हैं यूट्यूबर्स बनाते हैं, जबकि पूरा पैसा तो उनके पास चल देता है जो बड़े बड़े फर्म्स हैं उनके पास। और ये पॉलिटिकल आउटकम्स जो है वो भी रिवॉल्व करती है इनको पॉपुलिस्ट ऑटोक्रेट्स वगैरह को, और इसके साथ साथ ही कंपाउंड हुआ है ये सब चीज़ और मिक्स हुआ है डिजिटल कॉलोनियलिज्म से। जैसे कि एग्जांपल देते हैं इसको, एआई एक्शन प्लेन जो है वो यूएस और यूरोपियन यूनियन के द्वारा बनाया गया, वो अपने हिसाब से रूल बना दिया, बाकी कंट्री को पूछा ही नहीं, उनको भी पूछना था। क्लाउड एक्ट जो आया यूएस के द्वारा वो
ज़रूरी बना दिया है कंपनीज़ के लिए कि आपको यहीं यूएस के क्लाउड पे ही अपना डेटा को सेव करना है। स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम को वेपनाइज कर रखे हैं एज ए स्टेट बैक डिजिटल करेंसीज के तरह, जहाँ पे स्विफ्ट पेमेंट बैंक को, जैसे कि एग्जांपल है रशिया स्विफ्ट पेमेंट यूज़ नहीं कर पाता, तो उसके बारे में बताते हैं। फिर जो स्टेट बैंक डिजिटल करेंसीज एंड इकोसिस्टम है, वहाँ पे 100 सेंट्रल बैंक्स जो यूज़ करते हैं इसको चलाते हैं, उन लोग इसको चलाते हैं। और ये सिस्टम भले एक तरीके से डिज़ाइन किया गया है स्ट्रीमलाइन जो है डिज़ाइन किया गया है इफेक्टिव वेपर पे क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए, फिर भी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि इन्होंने अंडरमाइन किया है जो इकोनॉमिक सॉवरेनिटीज़ है कंट्री की, जैसे कि रशिया के लिए अभी प्रॉब्लम आ गया था, ईरान के लिए प्रॉब्लम आ गया था, तो वहाँ पे स्टेट्स और नेशंस डाइल्यूट कर देते हैं अपने, जैसे कि FATF वगैरह फ्रेमवर्क है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नॉर्म्स है, ये सब पे उन पे रोक लग जाता है, उनका पैसा जो है वो वहीं पे ब्लॉक हो जाता है, तो ये कंट्री दिक्कत हो जाता है कंट्री को। और फिर आगे बताते हैं, और ये कॉम्प्लेक्सिटीज़ लाता है पॉलिटिकल फंडिंग वगैरह पे भी, और जो पॉपुलिस्ट ऑटोक्रेट्स हैं वो ऑप्टिमली पोजीशन कर रखे हैं अपने आप को एक्सप्लॉइट करने के लिए। बाकी जो जनता है, नॉर्मल पीपल है, उन लोग को पॉपुलिस्ट ऑटोक्रेट्स ने ऑप्टिमली पोजीशन कर रखा है एक्सप्लॉइट करने के लिए। फोर्थ जो है उसके बारे में बताते हैं कि विड्रॉ कर रखे हैं डेवलपमेंटल एड, बहुत सारी कंट्रीज़, यानी कि जो एड वगैरह मिल रहा था हेल्थ वगैरह के लिए, उसके लिए हटा दिया गया है पॉपुलिस्ट ऑटोक्रेट्स के द्वारा, और अबेंडेंट कर दिया गया है जो वल्नरेबल पॉपुलेशंस है उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और जो एक्सपेंशनिस्ट अपॉर्चुनिटिस्ट है, जैसे कि अपने आप को बढ़ावा दे रहे हैं, अपनी कंट्री को ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ज़्यादा टैक्स लगा रहे हैं, ये सब प्रॉब्लम आ रहा है, और ये एक अनडेमोक्रेटिक फोर्स है, ये अच्छी बात नहीं है। फिर एग्जांपल देते हैं, जैसे कि 44 बिलियन यानी 44 बिलियन फंडिंग जो है कट किया गया था G7 नेशंस के द्वारा, 5.7 मिलियन अफ्रीकन्स को पॉवर्टी में धकेल देगा ये 2026 तक के। और सिमिलरली जो डिक्लाइन हो रहा है अभी इंटरनेशनल ग्रांट्स का, जो स्मॉल इंटरप्राइज है नेपाल वगैरह पे, उसके कारण बहुत ज़्यादा एक्सोडस हुआ है, यानी कि मास डिपार्चर हुआ है, 8 लाख इमिग्रेंट्स आ गए हैं वापस नेपाल पे। तो वो बताते हैं ये भी एक तरीके से प्रॉब्लम है, और ये एक तरीके से डिससेटिस्फेक्शन दिखाता है गवर्नमेंट के तरफ। और जो फंडिंग कट किया गया था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा, वो इम्पैक्ट किया है 6.7 मिलियन पीपल को 2023 पे। उसके कारण बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस माइग्रेशन हुआ है, और ये बहुत आम मिलिशियास वगैरह जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है साहिल रीजन में, उससे और ज़्यादा टेंशन बढ़ते जा रहा है। फाइनली बोलते हैं जो रिकॉग्नाइज किया गया है अमेरिका का टैरिफ 70+ नेशन पे, वो भी गलत है। सैंक्शन लगाया गया है 30+ नेशन पे, वो भी गलत है। और इम्पैक्ट किया गया है फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड, कैपिटल, पीपल और आइडियाज़ का, ये सबको इम्पैक्ट किया गया है ये सैंक्शन और उससे जो टैरिफ लगा है उससे। और इससे क्लियर दिखता है कि अमेरिका जो है वो नहीं चाहता कि कोई गुड्स और सरप्लस प्रोड्यूसिंग इकोनॉमिक जैसे कि जापान, यूरोप और चाइना है, वहाँ से वो अब सामान खरीदे US। और इसके कारण बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ फेस करनी पड़ रही है ग्लोबल साउथ को, और उसके लिए वो अल्टरनेटिव्स देख रहे हैं, जैसे कि एक्सप्लोर कर रहे हैं बायलैटरल ट्रीटीज़ वगैरह, कर भी सकते हैं ऐसा। और बहुत ज़्यादा अब रैंप अप हो रहा है गोल्ड वगैरह रिजर्व्स में, वो देख भी सकते हो प्राइस जैसे जैसे गोल्ड का बढ़ते जा रहा है। साथ में डी-डॉलराइजिंग हो रहा है ऑयल ट्रेड्स वगैरह का। फिर अपॉर्चुनिटी इन क्राइसिस जो टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। जो इकोनॉमिक डिसरप्शन है वो कॉन्सिडेंटली यानी कि सेम टाइम पर पे इकोनॉमिक डिसरप्शन के साथ पे अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है, स्पेशली चाइना और इंडिया के लिए, और जो कि कलेक्टिवली डोमिनेट किए हैं वर्ल्ड को बहुत 1800 से 2000 साल तक। तो वो बोलते हैं कि ये एक तरीके से नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन है जो प्रीमाइज्ड होता है कैपिटल एक्यूमुलेशन के बेस पे। अभी जो इन लोग किए हैं जो US वगैरह वाले, वो बहुत हर्ट किए हैं कैपिटल एक्यूमुलेट करके, चीप लेबर पे सस्ते में काम करवा के, इन्वायरमेंटल जो कॉलोनियलाइजेशन कर रहे हैं, और जो ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स थे, सोचे कि सबसे अमीर लोग को सबसे पैसा ज़्यादा मिलेगा, फिर गरीब लोग को पास ऑन हो जाएगा, ये सब अब ओवरकम कर सकते हैं, इससे बताते हैं। यही सब चल रहा था पहले। अब आगे बताते हैं, इसके कारण अनटेनेबल सोवरेन डेट आ गया है बहुत सी कंट्रीज पे, मतलब कि ऐसा डेट जो पे नहीं किया जा सकता, ऐसा उधार डेट यानी कि उधार जो रिड्यूस भी करना है, क्योंकि इनको फिजिकल स्पेस डेवलपमेंट के लिए और जो वेलफेयर गोल्स है वो सब चलाना है, और सोल्ड करना है रिलिंक्वेज यानी कि सोल्ड करना है अपने नेशनल रिसोर्स जो है क्रोनी कैपिटलिस्ट को सोल्ड कर दिया गया। मतलब कि जो नेशनल पब्लिक प्राइवेट कंपनीज, जो पब्लिक कंपनीज है वो सबको ये सेल कर रहे हैं, तो वो प्राइवेट कंपनी बन जा रहा है। और जो वेल्थ है वो सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में रह गया है, जो कि ग्लोबल
नॉर्थ है उन लोगों के हाथ पे रह गया है, और इसके कारण बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ आ गई है, सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ आ गई है। कॉन्सिक्वेंसली अगर देखें तो 2022 का एक डेटा है पुवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, जहाँ पर वे बताते हैं जो रिपोर्ट्स है उसमें 47% वर्ल्ड का पॉपुलेशन बिलो 6.85 पुवर्टी लाइन के नीचे रहता है, डॉलर बिलो $6.85 पुवर्टी लाइन के रहता है, जबकि 735 मिलियन जो है वो क्रिपलिंग हंगर फेस कर रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक कंडीशन बनाता है। जो पॉपुलिस्ट ऑटोक्रेट्स हैं वो साइनिकली यानी डेलिब्रेटली जानबूझ करके एक्सप्लॉइट कर रहे हैं जो अनलीज्ड यानी कि अभी तक हुआ नहीं है उस अनडेमोक्रेटिक अपसर्ज जो डेमोक्रेसीज हैं उनके अगेंस्ट पे इसको यूज़ किया जा रहा है। फिर आगे बताते हैं कि जो गिवन दिस जो इंडिया जो है वो ग्लोबल साउथ पे एसेट कर सकता है, या जो अनजस्ट ग्लोबल डिसऑर्डर आया हुआ है उसमें कोलेबरेटिवली और क्रिएटिवली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं नए इकोनॉमिक डील्स को लेकर के जो सारे नेशंस के लिए वर्क करे। एग्जांपल देते हैं जो ओवरऑल इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वैसा कुछ बना सकते हैं सो दैट फेयरर रिप्रेजेंटेशन मिले ग्लोबल साउथ इकोनॉमिक्स को। इंडिया जो है उनको पुश करना चाहिए नया डेट रिलीफ फ्रेमवर्क जिससे फ्री नेशंस को स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट किया जा सके, जो टैक्स वगैरह है जो पेमेंट ले रखे हैं उठा रखे हैं लोन वगैरह वो सब फ्री में ऐसे करवाया जा सके। सिमिलरली जो फेयर और स्टेबल रूल बेस्ड ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम है उसके बेसिस पे इंडिया को भी अपना फैशन जो है इकोनॉमिक अलायंस के लिए उसको चेंज करने की ज़रूरत है, या तो ब्रिक्स के थ्रू उसको चेंज किया जा सकता है जो कि साउथ ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका वगैरह जो कंट्रीज़ है उसके साथ में मिलके बनता है, और जो साउथ साउथ पार्टनरशिप है उसके हेल्प के थ्रू बन सकता है। और उसमें चाहे तो वो चैम्पियनिंग कर सकते हैं फेयर ट्रेड पॉलिसीज़ वगैरह जो कि प्रोटेक्ट करेगा उनके डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ के सेक्टर्स वगैरह को। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये बात है कि जो फायर प्रूफ और रिलेशनशिप जो होगा वो ज़्यादा किसी को अफेक्ट नहीं करना चाहिए, सबको इक्वल प्रॉफिट होना चाहिए। और जो एक चीज़ और बोलते हैं चेंजेस इन गार्ड, अगर मतलब कि अगर कोई पॉलिटिकल लीडर भी चेंज हो जाए तो भी इकोनॉमिक डिस्टेबलाइजेशन नहीं आना चाहिए, जो इनकम्प्लीमेंट करता है गवर्नमेंट के फेलियर को दिखाता है और स्ट्रेन देता है। जैसे कि एग्जांपल लो अभी यूएस पे अभी चेंज हुआ नेता तो प्रॉब्लम आया अपने को, बांग्लादेश में भी, नेपाल पे भी, सब चीज़ अपन देख सकते हैं। और हमको बाय पार्टीशन बनाने की ज़रूरत है, यानी दोनों ही पार्टी के साथ पे हमको रिलेशनशिप अच्छे से बनाने की ज़रूरत है। जो नीड फॉर रिकैलिब्रेशन जो टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। इस टॉपिक के अंदर बताते हैं हमको रियलाइजेशन है हमने ग्लोबल पावर बनने का सपना जो देख रखा है वो उसके बारे में बोलते हैं, वो अफेक्ट करेगा हमारा बेसिस होगा डोमेस्टिक रिकैलिब्रेशन के ऊपर पे, यानी कि ग्लोबल पावर से हम कितना एडजस्ट कर सकते हैं उसके डोमेस्टिक बेसिस पे डिपेंड करेगा। और ये एक तरीके से करेक्ट करने की ज़रूरत है बीजेपी को, और ये बहुत ज़रूरी है, नेसेसिएट है बीजेपी के लिए, उसको करेक्ट करे जो भी प्रॉब्लम आ रहा है। जो ग्रोथ ड्राइवर है वो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर इन्वेस्ट करेंगे तभी आ सकता है। जो प्राइवेट सेक्टर है बिना डाउट के पार्टनर है ज़रूर नेशनल डेवलपमेंट का, बट बिकॉज कंपनीज जो है वो अपने स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम को खुद नहीं सॉल्व कर सकती और उनका जो मेन मोटो होता है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है, तो जो स्टेट है उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा अपना कमांडिंग रोल, और स्टेट को यहाँ पे आना पड़ेगा बोलते हैं। और जो क्रिटिकल सेक्टर हैं जैसे कि एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस, डिफेंस, स्पेस, वाटर, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड एग्रीकल्चर, ये सब को स्टेट को संभालना पड़ेगा और ये इसेंशियल है नेशनल सिक्योरिटी और जो सारे इंडियंस हैं उसके लिए। सिमिलरली जो स्ट्रॉन्ग एंटी मोनोपोली जो चीज़ नॉर्म्स हैं, जो सोवरेन वेल्थ फंड्स है जैसे कि नॉर्वे पे, उसके बारे में बताते हैं कि ये एक तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं ओलिगोपोलिस्टिक कंट्रोल को लेकर के, और चैनलाइज कर सकते हैं नेशनल रिसोर्स को, जो नेशनल गोल्स है उसके लिए सही तरीके से यूज़ किया जा सकता है नेशनल के जो रिसोर्स हैं उसको। जो हैवी इन्वेस्टमेंट किया जाएगा साइंटिफिक रिसर्च वगैरह पे, एजुकेशन पे, और वो इंडिया को ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाएगा, ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाएगा। और फर्दर मोर बताते हैं जो स्ट्रेटेजिकली रीडिप्लॉय किया जा रहा है इंडिया का पब्लिक सेक्टर पे, जैसे कि चाइना ने स्टेट ओन्ड इंटरप्राइज वगैरह बनाया वैसे इंडिया को भी ज़रूरत है, और उसको प्राइवेटाइज करने की ज़रूरत जैसे कि इंटरनेशनल एड एजेंसीज वगैरह जो एड देते हैं उनसे मैक्सिमाइज रेवेन्यू लेकर के जियोपॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को हम पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। फाइनली जो इमर्जिंग डिजिटल फाइनेंशियल पैराडिग्म है उसके बारे में बताते हैं कि इसको भी अलाइन करने की ज़रूरत है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अपने इंडिया के नेशनल जो गोल्स हैं उसको हिसाब से, कि हम सुपर पावर, ग्लोबल पावर बन पाएँ। और ये सबको एक्चुअलाइजिंग यानी कि इकट्ठा करने का और प्रायोरिटाइज करने का सब्सटेंसिव यानी कि मीनिंगफुल और
नॉन परफॉर्मेटिव नहीं होना चाहिए, यानी कि सिंबॉलिक वे पे नहीं होना चाहिए फॉरेन पॉलिसी है, रेदर देन जो सब्सटेंशियली यानी जो मीनिंगफुल जो पॉलिसीज़ है वो होना चाहिए फॉरेन पॉलिसीज़ में। इसका मतलब ये है कि इंडिया वे पे होना चाहिए और हमेशा नॉन अलाइनमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए इंडिया को। आगे बता, इंडिया को हार्नेस करना चाहिए, लेना चाहिए ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ रखा है उसको, और रियलाइज़ करना चाहिए राइटफुल प्लेस को, अपना खुद का जो प्लेस है उसको होल्ड करना चाहिए, और एक तरीके से इमर्ज कर सकते हैं हम वर्ल्ड ऑर्डर पे। बहुत अच्छा प्लेस पोजीशन हमको मिल सकता है। इतना ही था इस आर्टिकल पे। अगर अच्छे से पूरा रीड किया होगा, समझा होगा, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।